जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि स्टॉक मार्केट में हमें लगातार क्यों गिरावट देखने को मिल रही है। क्या लगता है दोस्तों, इस गिरावट के पीछे बड़ा कारण क्या है? H1B वीजा या फिर हमारे देश में जो टैरिफ लगाई गई है वो ना। देखिए दोस्तों, इस गिरावट के पीछे जो मुख्य कारण है उस पर ज्यादातर लोग बातें नहीं कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी को बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में जो लगातार गिरावट हो रही है इसके पीछे आखिर मुख्य कारण क्या है। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि H1B वीजा या फिर हमारे देश के ऊपर में जो टैरिफ लगाई गई है उसका असर नहीं है। मल्टीपल असर है इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट होने का। लेकिन जो मुख्य कारण है जिससे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर में, वो ये नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर वो कारण क्या है जिस वजह से हमें लगातार स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि H1B वीजा का मुद्दा या फिर जो टैरिफ का मुद्दा है ये फिलहाल में हमें देखने को मिल रहा है, लगभग 2-3 महीने से देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट हमारा लगभग साल भर से ज्यादा पहले से गिर रहा है। तो कारण भी तो कुछ और ही होगा, क्योंकि अभी जो एक कारण है तो प्रेजेंट के कारण है। तो फिर साल भर पहले से स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा था? तो असल जो कारण है उसके ऊपर में ज्यादातर लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 27 सितंबर 2025 है और जो भी डेटा हम देखने वाले हैं वो 26 सितंबर 2025 के होंगे और कुछ डेटा 27 सितंबर 2025 के भी होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को फ्राइडे के दिन जो हमें लेवल देखने को मिला इंडियन स्टॉक मार्केट का, वो सभी मैं आप सभी को इंडेक्स दिखा दूं। फ्राइडे के दिन, यानी कि इस हफ्ते में हमें सभी दिन गिरावट देखने को मिला, लेकिन फ्राइडे के दिन सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। ऐसा लगा कि एकदम स्टॉक मार्केट में ब्लड बात ही आ गया है। सभी इंडेक्स लगभग 1.5 से 2% के आसपास में गिरे हुए हैं। आपको मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस हफ्ते भी पूरा स्टॉक मार्केट में गिरावट रहा और हफ्ते के आखिरी दिन फ्राइडे के दिन तो भयंकर ही गिरावट हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिली। अब जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण है ना दोस्तों, वो ये है कि हमारा जो रुपी है INR वो लगातार गिरते जा रहा है, डॉलर्स के अगेंस्ट में लगातार कम होते जा रहा है। लेकिन हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी लोग सफाई क्या देते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जो डेटा है मैं वो आपको दिखाऊंगा, वो डेटा में प्रेजेंट करूंगा। तो कुछ लोगों का कहना क्या है कि भाई हमारा रुपी जो है ना वो कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। तो ठीक है, अगर डॉलर मजबूत हुआ है तो सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट में ही हमारा जो पैसा है वो कमजोर दिखना चाहिए। बाकी देश के जो करेंसी है उनके अगेंस्ट में तो हमारा पैसा कमजोर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि डॉलर मजबूत हुई है ना, उसके अगेंस्ट में हमारा पैसा कमजोर दिखेगा। बाकी देश के जो करेंसी है उनके अगेंस्ट में तो हमारा जो रुपया है वो कमजोर नहीं हुआ है ना भाई, तो उनके अगेंस्ट में तो हमारा जो पैसा है वो कमजोर नहीं दिखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को डॉलर INR दिखा दूं। आप देख सकते हैं, आज ही मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, 27 सितंबर 2025 का लिया है और आज जो लेवल हमें देखने को मिल रहा है वो 88.67 रुपीज, यानी कि 88 रुपए से ऊपर जल्दी ये 88.5 रुपए से ऊपर जल्दी ये 89 रुपए के आसपास में पहुंचने वाला है और 100 रुपए भी पहुंच जाएगा अगर यही हाल रहा तो। अगर इस विषय पर गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया गया तो ये 100 रुपए पहुंचने में भी ज्यादा देरी नहीं लगाएगा। तो अब हमने ये तो जान लिया कि डॉलर के अगेंस्ट में यकीनन हमारा जो पैसा है वो कमजोर हुआ है। लेकिन अगर सिर्फ डॉलर बढ़ा है तो दूसरे देश के जो करेंसी है उनके अगेंस्ट में हमारा पैसा कमजोर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं आपको दूसरे देश का करेंसी दिखाऊं और सबसे पहले बात करूं चाइनीज यान की, तो अभी कुछ समय पहले तक एक चाइनीज यान 10 रुपए का हुआ करता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं 12.49 रुपीज, यानी कि लगभग 12.5 रुपए के पास में पहुंच गया। तो चाइनीज यान के अगेंस्ट में भी हमारा जो रुपी है वो कमजोर हुआ है। और ये नहीं, अगर मैं दिरहम के अगेंस्ट में दिखाऊं जो यूनाइटेड अरब एमिरेट का है, तो ये भी कुछ समय पहले तक एक दिरहम के लिए हमें 20 रुपए देना होता था। आज यहाँ पे देख सकते हैं 24 रुपए के आसपास में पहुंच गया है, यानी कि दिरहम के अगेंस्ट में भी हमारा जो रुपी है वो कमजोर हुआ है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ डॉलर बढ़ गया इस वजह से हमारा जो रुपये है वो कमजोर दिख रहा है, हमारा रुपये एक ही जगह पर है, तो इन डेटा से तो वो चीजें हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट में रुपये कमजोर हुआ होता तो डॉलर के अगेंस्ट में ही हमें सिर्फ दिखता, तो दुनिया भर के जो करेंसी है उनके अगेंस्ट में हमारा रुपया कमजोर क्यों दिख रहा है? इसका मतलब ये साफ साफ है दोस्तों कि हमारे रुपये जो है वो लगातार गिरते जा रही है। और इससे हो ये रहा है दोस्तों कि हमारे देश में जैसे हम और आप, हमारे से लोग जो पैसा लगाते हैं इन्हें हम DIS कहते हैं, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और जो बाहर देश के लोग हैं ना, वो जब पैसा लगाते हैं तो उनको हम बोलते हैं FIIs, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर।
अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा तो उसको डबल रिस्क है यहाँ पे। सबसे पहले तो वो डॉलर के फॉर्म में अपना पैसा लाएगा और रुपी में उसको कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा। और सपोज कीजिए अगर उसको कोई भी फायदा कोई भी नुकसान नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में है, लेकिन फिर भी जब रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करेगा तो उसने जितना पैसा लगाया था, जितना डॉलर लाया था, उसको उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी रुपी का जो वैल्यू है वो दिनों दिन गिर रहा है। तो एक तो रिस्क यहाँ पे हो गया। और अगर वो रिस्क ले करके थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लेता है और अपने डॉलर को रुपी के अगेंस्ट में अपने रुपी को डॉलर के अगेंस्ट में कन्वर्ट करता है, तब भी हो सकता है उसको कि प्रॉफिट ना के बराबर मिले या फिर प्रॉफिट ना मिले, क्योंकि रुपी हमारा जो डॉलर के अगेंस्ट में है वो कमजोर होते जा रहा है, दुनिया भर के मार्केट के अगेंस्ट में कमजोर होते जा रहा है। तो एक सबसे बड़ा जो रिस्क है एफआईआईज के ऊपर में वो ये है कि हमारा जो रुपी है वो दिनों दिन कमजोर होते जा रहा है। और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो एफआईआईज है, जिन्हें हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, इनकी जड़ें हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी गहराई तक है कि अगर मैं कुछ बड़ी कंपनियों का नाम बताऊं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, टीसीएस, इन्फोसिस हो गया, इन एक एक कंपनी में एक एक 2-2 लाख करोड़ रुपए के आसपास में इनका लगा हुआ है। तो आप सोचिए कि 5000 से ज्यादा कंपनी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, तो उन सभी में मिलाकर के इनका कितना पैसा लगा हुआ। और ये जो रुपी जो लगातार गिर रही है ना, ये ही इनको पैनिक में ला रही है और यहाँ से ये लगातार अपना पैसा जो है वो निकाल करके जा रहे हैं। जब तक दोस्तों रुपी हमारे स्टेबल नहीं होगा, डॉलर के अगेंस्ट में भले ही वो मजबूत ना हो, कम से कम स्टेबल हो जाए कि अब यहाँ से नहीं गिरेगा, जब तक इस बात का कॉन्फिडेंस एफआईआईज को नहीं आएगा तब तक वो पैसा यहाँ से निकालना बंद नहीं करेंगे। और जब उनको कॉन्फिडेंस आएगा तभी अपना वो पैसा छोड़ेंगे यहाँ पे या फिर पैसा लगाएंगे। निकालने के बजाय अगर पैसा वो छोड़ भी दे तब भी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ठीक ठाक चलेगा, लेकिन ये लगातार बेच रहे हैं क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस नहीं है रुपये जो हमारा लगातार गिरते जा रहा है उसके ऊपर में। चलिए दोस्तों, कुछ और डेटा मैं आप सभी को दिखाऊं। आप यहाँ निफ्टी का डेटा देख सकते हैं, निफ्टी 50 का। अगर मैं एक साल पहले का हाई आपको दिखाऊं, आप यहाँ देख सकते हैं, और आज की बात करूं तो आज भी एक साल के हाई से लगभग 6% नीचे में ये जो निफ्टी इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक साल के अपने हाई पर भी आज नहीं है, वहां से भी लगभग 6% के आसपास का गिरावट है। हाँ, एक बड़ी गिरावट के साथ में स्टॉक मार्केट संभला जरूर है, अच्छी खासी रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन एक साल के हाई पर आज भी नहीं है, लगभग 5-6% के आसपास का हमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है। और ये जो इंडेक्स मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ निफ्टी 50 का, कमोबेश इसी तरह का हालत निफ्टी 500 का, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का, सभी इंडेक्स का लगभग यही हाल है। सभी में आपको लगभग यही पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अब मैं थोड़ा सा एफआईआईज डीआईएस का जो बाइंग सेलिंग का डेटा है वो भी आपको दिखा दूं। आप जो डेटा देख रहे हैं वो डेली बेसिस वाला है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं 22 सितंबर की, तो लगभग 2900 करोड़ रुपए के आसपास में बिकवाली की है। इसी तरह का आप देख सकते हैं 26 सितंबर तक लगातार उन्होंने बिकवाली की है। और अगर मैं बात करूं 26 सितंबर की, तो यहाँ पे लगभग 5687 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की है। वो तो भला हो डीआईएस का, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, जो लगातार पैसा लगा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये पैसा नहीं लगाते तो आज इसी लेवल को देख करके, यानी कि इसी सिचुएशन को देख करके हाहाकार मचा हुआ है कि स्टॉक मार्केट में पैनिक है, खूब गिरावट हो रही है। अगर ये पैसा नहीं लगता तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आज स्टॉक मार्केट का क्या हालत हो गया होता। वहीं पे अगर मैं आपको मंथली डेटा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं जून 2025 की बात करूं तो यहाँ पे 7000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी खैर देखने को मिल रही है, लेकिन अगर जुलाई की बात करूं तो देख सकते हैं लगभग 47,000 करोड़ रुपए के आसपास बिकवाली, अगस्त में 46,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली, और सितंबर महीना जो चल रहा है इसी में अभी 30,000 करोड़ रुपए की ऑलरेडी बिकवाली इनके द्वारा की गई है। वहीं पे अगर मैं आपको ईयरली डेटा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 2021 में 91,000 करोड़ रुपए की बिकवाली, 2022 में 2,78,000 करोड़ रुपए की बिकवाली, 2023 में 16,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली, 2024 में सबसे बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली है जो कि 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास की है, और 2025 अभी चल ही रहा है जहां पे 2,47,000 करोड़ रुपए की ऑलरेडी बिकवाली हो गई है, और अभी लगभग 3-4 महीने का समय बाकी है। हो सकता है 2024 का भी डेटा फेल कर जाए या फिर 2024 से भी ज्यादा बिकवाली हमें 25 में देखने को मिल जाए। तो कुछ इस तरह से बिकवाली हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है। दोस्तों, मुझे कम से कम जो लगता है वो यही लगता है कि जो रुपी हमारी आईएनआर दिनों दिन कमजोर होते जा रही है, वो कॉन्फिडेंस एफआईआईज को नहीं दे रही है, जिस वजह से एफआईआईज अपना पैसा लगा नहीं रहे हैं। लगाना छोड़िए, यहाँ से लगातार निकाल करके जा रहे हैं। अगर वो पैसा छोड़ भी देते तब भी स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होता। तो कुछ इन्हीं कारणों से मुझे लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है।
अब अगली आने वाली वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि ऐसे सिचुएशन में क्या हमें लमसम या फिर एसआईपी करना चाहिए, अगर हम करते हैं तो इसका क्या नुकसान क्या फायदा हमें हो सकता है, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इस चैनल पर सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की वीडियो ना दे करके जो भी ऐसे विषय हैं जिसमें सीधे ही आपका पैसा लिंक है या फिर पैसे के लेन देन या ट्रांजेक्शन से जो भी विषय हैं उन सभी विषयों को मैं कवर करूं, इस पर आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।